not only of the country but of the global community. So this is a big challenge to the young generation or the generation which is particularly the age group of 18 to 27. ये एज ग्रुप जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अब आपको यू हैव टू टेक डिसीजंस। 18 अराउंड 18 है तो द लाइन इज टू बी डिसाइडेड, क्या करना है, नहीं करना है, मेडिकल करना है, यहाँ जाना है। लेकिन ये एक ऐसा क्षण आ जाता है कि आप सोचते हैं कि अब हमारी सोशल स्टेटस क्या हो, उसमें वो नहीं सोचता, उसमें इंजीनियरिंग में आईटी में हो जाए सबसे बेस्ट है। एक मानसिक तरोताजा नहीं सोता था जिसको कहते हैं फ्रेशनेस, मेंटल फ्रेशनेस, कि आई एम गोइंग टू आईटी मुंबई, आईटी या फिर कोई बड़े अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में, तो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज में विदेशों में भी जाते हैं। तो शुरुआत जो होता है अराउंड द एज ऑफ 10, उसमें थोड़ा टेंडरनेस होता है और उस समय ये रहता है कि हम ये करें वो, लेकिन once you reach or once you get the degree and you have not got the satisfactory placement, तब डिसीजन लेना बहुत कठिन होता है। उसमें योर हार्ड वर्क, कंसंट्रेशन, सैक्रिफाइस would bring सक्सेस। नहीं तो फिर डिप्रेशन का दौर शुरू होता है। इसलिए नथिंग इज टू डिप्रेस। once you have got graduation, whatever may be your field, discipline, क्योंकि हिंदुस्तान की स्थिति बहुत विचित्र है। हम लोग या देखते हैं जो दुविधा का दौर है, नई शिक्षा नीति कितना परिवर्तन लाएगा अभी तो मैं आई डोंट लाइक टू कमेंट ऑन, लेकिन हमने देखा है। तो आपको मालूम है बच्चों की 18 से 27 एज के बीच कॉलेज गोवर्स या यूनिवर्सिटी गोवर्स हिंदुस्तान में 38 मिलियन है। यू माइंड इट, 38 मिलियन, 3 करोड़ 80 लाख, लगभग यूक्रेन की जनसंख्या, पूरे यूक्रेन की जनसंख्या हमारे यहाँ संस्थाओं में जा रही है। आई एम नॉट काउंटिंग दोज हु आर नॉट गोइंग टू इंस्टीट्यूट्स। इससे ज्यादा सिर्फ चीन में है 4 करोड़ 20 लाख के आसपास। लेकिन विद इन वेरी शॉर्ट टाइम्स हम उससे भी आगे निकल जाएंगे। लेकिन ये है कि इतनी बड़ी फौज जो संस्थाओं में है, क्या वो शुरू से ही अपने कैरियर प्लान को ठीक ढंग से ले जा पाते हैं कि नहीं, ये एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए हम लोग जैसे गांव देहात से आए थे तो जानते थे यूपीएससी है, लेकिन मेन था, पिताजी का उद्देश्य था कि बीए कर लेगा तो कुछ कमाएगा। उस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आके संघर्ष करना था। तो वी आर नॉट थिंकिंग यूपीएससी बीपीएससी, जानते थे कि बहुत है, लेकिन लगता था कि यहाँ तो जॉब जल्दी करना है, एमए कर लो, बीए कर लो, कोई जॉब पहले मिल जाए। तो ये प्लानिंग ऑफ योर कैरियर हैड मेनी ऑब्स्टेकल्स हमारे समाज में। और उस परिस्थिति में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इस देश में है, नॉट इन ऑल कंट्रीज, बहुत देशों में गया हूँ, जानता हूँ, हमारे यहाँ क्योंकि देखिए आप इंडियन सोसाइटी, आप लोग इकोनॉमिक्स वाले पढ़ते होंगे सभी देश की, ओरिएंटल सोसाइटी, बेटर यू कॉल इट ओरिएंटल सोसाइटी में कहीं न कहीं फ्यूडलिज्म इज इनहेरिटेड, बिना किसी भेदभाव का मैं कह रहा हूँ, किसी का पक्ष विपक्ष नहीं, मेरे को राजनीति और कोई भाषण नहीं दे रहा। ये एक मानसिकता है कि हम अफसर बन जाए तो समाज में, गांव में, सब जगह प्रतिष्ठा मिलती है, और मिलती है, मिलेगी नहीं सिर्फ मिलती है। और बहुत सारे यंग लड़के जब आते हैं तो आवश्यक नहीं वो फ्यूडलिस्टिक टेम्परामेंट के हों, ये बता रहा हूँ, समाज चाहता है, लेकिन आते यंग, बल्कि बड़ी संख्या में आते हैं। बिहार में मैं कम से कम 1.5-2 दर्जन अफसर को जानता हूँ जो कि काम को कितना महत्व देते हैं, रात दिन एक नहीं समझते हैं। तो ये एक जज्बा भी रहता है कि हम कुछ करें। लेकिन समस्या जो है वो ये है कि जब आप कॉलेज में आके विषय चुनते हैं और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चुनते हैं तो उसमें एक अंग्रेजी में टर्म है कि जक्सटापोजिशन, मतलब एक दूसरे में जक्सटापोजिशन इज लाइक दिस, जक्सटापोजिशन कर रहे हैं एक दूसरे, ये होता ही नहीं है यार।
आप कॉलेज में क्या पढ़ा, यूनिवर्सिटी लेवल में तो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, किसकी तैयारी कर रहे हैं भाई, तो यूपीएससी क्या लेकर दे रहे हैं, तो संस्कृत पढ़ रहे हैं। इसमें कोई मेल नहीं है, तालमेल नहीं है। और क्यों नहीं है? ये हमारी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा नीति का ही दोष है, आपका और मेरा कोई दोष नहीं है। क्योंकि कॉलेज में अगर वो लड़का संस्कृत लेके पढ़ता है तो ठीक है, वो तो है मेंटली कि हम यूपीएससी देना है, हम संस्कृत लेंगे। संस्कृत लेके अगर पढ़ता है तो उसको एक अनसर्टेनिटी नजर आती है, सामने में थोड़ा अंधेरा नजर आता है। क्योंकि यूपीएससी और एनी कंपटीशन, इट इज एन एकेडमिक बैटल, एकेडमिक वॉर इन द फील्ड्स। अब मैदान में उतर गए हैं इसमें ना। ये नहीं है कि आपने इसमें अगर नहीं सफल हुए तो कोई डिग्री तो आपको मिलनी नहीं है, जॉब सर्टिफिकेट मिलना है आपको। कंपनी एग्जाम गिव्स यू जॉब सर्टिफिकेट, नॉट एनी काइंड ऑफ डिग्री, नॉट एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट। तो जॉब सेटिस्फेक्शन का जब संघर्ष है तो उस समय लड़कों को लगता है कि इंजीनियरिंग में जाएंगे, उसके पेरेंट्स के, उसके शिक्षक को, इसके वेल विशर्स को, सभी को कि भाई आप इंजीनियरिंग कर लीजिए। तो उस ईयर का संस्कृत लेके हम पढ़ें तो हम क्या बन सकते हैं? स्कूल में शिक्षकों की बहाली कम होती, खासकर बिहार जैसे राज्यों में। सभी जगह होगा नहीं होगा, प्राइवेट स्कूल्स में बहुत सारे नहीं पढ़ाई जाती हैं। फिर आपको ये लगता है कि प्रोफेसर्स की वैकेंसी भी बिहार में नहीं निकलती है, कई दशकों में बहाली होती है, बहाली भी होगी नहीं होगी, हम प्रोफेसर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम शिक्षक बनेंगे नहीं। कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है यहाँ जिसमें कि संस्कृत पढ़ कर हम जाकर वहाँ अपना दमखम दिखा सकें। सेम इज द केस विद फिलॉसफी। विद्यार्थी था पटना कॉलेज का, फिलॉसफी लेकर आईएएस किया, वो अभी युवा विभाग में सेक्रेटरी है। तो वो उनसे कह रहे थे सर क्या करते हैं, बहाली लेक्चर के हो रहे थे, ही वाज द टॉपर ऑफ फिलॉसफी हियर इन पटना यूनिवर्सिटी। तो यूपीएससी दे दिया, क्योंकि जॉब तो खोजना ही है, यूपीएससी दे रहे थे। बट इट वाज लक, उन्होंने यूपीएससी दिया, फिलॉसफी रखा, बहुत वेरी हाई मार्क्स हो गया। लेकिन ये सबके साथ नहीं लागू होता। इसके विपरीत क्या होता है, देखिए आप सुनते होंगे बहुत सारे टेक्निकल साइंस के लड़के आते हैं, प्योर साइंस साइड के लड़के आते हैं। वो कॉलेज में डिग्री तो ले लिया टेक्निकल प्योर साइंस, लेकिन जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए आते हैं तो देयर इज नो लिंकेज, नो juxtaposition, rather they are a new subject, and here emerges, rather re-emerges the importance of humanity and social science so far as the job is concerned. लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि डायरेक्ट डिग्री से जॉब कब मिल रहा है, मैं बता दूं, फिलॉसफी, उर्दू, पर्शियन, संस्कृत, मैथिली लेकर एमए करके कोई माला पहनाने के लिए आपको नहीं बैठा है, ये बिग चैलेंज है। बट वंस यू ऑफ मैथिली यूपीएससी एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में, संस्कृत, पर्शियन, उर्दू कोई भी से लीजिए तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ये क्यों आ जाते हैं? व्हाई इज दिस मिरेकल? तो हमने शुरू में ही क्यों नहीं रख लिया इसको, शुरू से ही पढ़ते, ग्रेजुएशन नहीं तो इसलिए नहीं रखा। जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आप सिर्फ अपने नहीं है, आपका परिवार है, परिवेश है, समाज है, और एक सोशल, जो मैंने कहा प्यूरिस्टिक कल्चर का पार्ट है, सोशल स्टेटस, कि क्या पढ़ रहे हो भाई, पर्शियन पढ़ रहे हो, लगता है अच्छा पढ़ने में स्टूडेंट नहीं होगा। क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा स्टूडेंट होगा, फिजिक्स पढ़ रहे हैं अच्छा होगा, मैथ पढ़ रहा है अच्छा स्टूडेंट होगा, वो एनआईटी पढ़ रहा है बहुत अच्छा होगा, तो भी गया एनआईटी में, आईटी गया और भी बहुत अच्छे। तो ये जो एक सोशल एग्जम्पशन ऑन योर कैरियर बना हुआ है, वो तोड़ना बहुत आसान। नई शिक्षा नीति में इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, पर आई एम नॉट वेरी श्योर कहाँ तक ये सफल होगा। लेकिन नई शिक्षा नीति में हम भी कई जगह कमेटी में हम लोग देख रहे हैं, अभी स्कूल लेवल का मॉडल बन रहा है, मैं भी उसमें कि भाई जब लागू हो तो कैसे लागू हो, जिससे कि ये प्रस्तुत ये टूट जाए। आप खुद देखिए कि जितने लोग यहाँ एमए करते हैं या पीजी पास करते हैं, उनमें कितने लोग वर्ल्ड लेवल पर बहुत नाम कमा रहे, प्रोफेसर ही हो गए, कहाँ नाम कमा रहे। नोबेल प्राइज कितने लोगों को मिला? पूरे भारत में तो 10-12 आदमी को नोबेल प्राइज मिला है।
और आप हार्वर्ड चले जाएं, ऑक्सफोर्ड चले जाएं, एक एक यूनिवर्सिटी में 80-90 को मिला है। क्यों मिला? इसलिए कि हायर एजुकेशन जब लिया तो कंसंट्रेट किया, उसको यूनिवर्सिटी सपोर्ट किया, परिवार सपोर्ट किया, सोसाइटी ने सपोर्ट किया और वो उसी में स्पेशलाइज कर गया। लेकिन हमारे यहाँ ये सपोर्ट नहीं है सोसाइटी का भी। आपको जॉब चाहिए और इसमें भी कॉम्पिटिटिव जॉब में जो आगे आते हैं उससे आशाएं बहुत रहती है और वो कर भी रहे हैं। हमारे सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप भी ऑल्सो डिफरेंट, उसको नहीं भूल सकते। आज हिंदुस्तान को ऑनेस्ट कमिटेड ब्यूरोक्रेट्स की बहुत जरूरत है। यू कैन नॉट ट्रांसपोर्ट द इकोनॉमी ऑफ सच ए लार्ज कंट्री, सोसाइटी ऑफ सच ए लार्ज कंट्री without having a very equipped mechanical system of administration, and the politicians cannot do that. They can give some kind of vision. कितना vision है वो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनका काम है vision देना, दिशा देना, मिशन बता देना। Implementation आप जैसे युवाओं के ही हाथ में है और ये इसको करना है, वही कर सकता है। तो इसलिए जैसे ही वो इंजीनियरिंग पास कर गया, मेडिकल कर गया, तो बहुत सारे डॉक्टर यूपीएससी बन जाते हैं, मेडिकल कर गया, उसके भीतर एक फीलिंग रहता है जो मैंने सुना है। हमारी सोशल सिस्टम कुछ ऐसी है कि कितने भी बड़े डॉक्टर बन गए, बहुत बड़े डॉक्टर बहुत बाद में बनेंगे, शुरुआत में आप एम्स में क्यों ना डॉक्टर, लेकिन अगर वहाँ कोई आईएएस बन गया, आप भी के कंटेम्प्रोरी का विद्यार्थी, तो समाज में उसकी पहचान, पॉलिटिकल सिस्टम में उसकी पहचान, देश के एकेडमिक सिस्टम में उसकी पहचान, उसकी रिस्पेक्टिविटी थोड़ी अलग हो जाती है। इसलिए देयर इज ए रश, एक प्रकार की भीड़ है या दौड़ है कि हम कॉम्पिटिटिव जॉब में जाएं। और कॉम्पिटिटिव जॉब है, देखिए यूपीएससी तो करना, कोई भी कॉम्पिटिटिव जॉब्स, कमिंग आउट, गेटिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम ऑल द बेस्ट, सभी अच्छे हैं, उनमें भी सबसे अच्छे जो हैं वो खोज के निकालना इसका काम है। तो इसलिए आप ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस की चर्चा करें तो हो सकता है आप कॉलेज में, पटना कॉलेज में पढ़ रहे हो बहुत लड़के, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समझता हूँ कि रमजान चल रहा है अभी, इसलिए बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे, जाना होगा, तो पटना कॉलेज के बहुत सारे छात्र होंगे, वो सोशल साइंस पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन जैसे वो कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो उनको उनके साथ तैयारी करने वाले इंजीनियरिंग के साथ मिलेंगे, मैनेजमेंट के साथ मिलेंगे, मेडिकल साइंस के साथ मिलेंगे। अब ये क्यों चुन लेते हैं इसको, ये मैं ख्याल देता हूँ। इसलिए कि पूर्व में 72 के पहले जो क्वेश्चन का पैटर्न था यूपीएससी, 72 के बाद बहुत, 72 में पहली बार वो आया प्रीलिम्स आ रही, उसके बाद चेंज हुआ, तो बहुत चेंज हो गए, लेकिन 72 एक बड़ा कट ऑफ है। उसके पूर्व देखिए कि मैथ के लड़के मैथ ही लग के करते थे, मैथ तो फिजिक्स रख लिया, फिजिक्स के लड़के फिजिक्स मैथ, जियोलॉजी के लड़के ज्योग्राफी जियोलॉजी ले लेते हैं, जियोलॉजी बॉटनी रख लेते थे लड़के, एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी रख लेते थे। अब वो बदल गया है, ये तो अब एक ही पेपर रखना है, लेकिन उस समय जो था, और क्वेश्चन का अगर पैटर्न देखें, पुराने क्वेश्चन अगर मिल जाए तो वो अधिकतर प्रश्न जो थे उनके डिस्क्रिप्टिव नेचर के थे। सिंपल क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर, हिस्ट्री में लिखिए, तो ये अब विद्यार्थी लिखेगा, कुछ न कुछ जवाब देगा। लेकिन अब क्या है, आपको गागर में सागर भरना है, आपको 200 वर्ष में लिखना है, कंपेयर भी करना है पॉलिसी ऑफ अकबर एंड समवन एल्स, तो इस प्रकार से कंपैरेटिव बनाना है, तो आपको उसी को रिफाइन करना है। और साइंस के लड़के जो मैंने कहा जनरल थियोरेटिकल ढंग का साइंस से पढ़ता, वो अपने इसी प्रकार से सिविल इंजीनियर के लड़के, मैकेनिकल, ये सब भी पहले करते थे। अब वही विद्यार्थी, उसी विषय का विद्यार्थी अब उससे नहीं कर पा रहा, इसलिए कि उसके जो एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आर ओवर, द डेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आर ओवर, नाउ इट हैज कम एनालिटिकल एंड सिंथेसाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। सिंथेसाइजेशन में नॉर्मली एनालिसिस करना ही पर्याप्त नहीं है, उससे आप जैसे बहुत सारे प्रश्न आप पाएंगे, इस पर आप अपना विचार दें, मस्ट बी योर ओन व्यूज, ओन अंडरस्टैंडिंग ऑन पर्टिकुलर इशू। ये खासकर आप देखिएगा ज्योग्राफी में, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में भरे रहते हैं क्वेश्चन।
तो यहाँ मार्किंग का बड़ा एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द आउटकम ऑफ लर्निंग क्या है आपका। आउटकम ऑफ लर्निंग बिकम्स इम्पॉर्टेंट, आप तभी अच्छा मार्क्स मिले। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक अभी हस्बैंड वाइफ दोनों IAS है, बहुत सीनियर भी हो गया पंजाब कैडर में और वाइफ से क्या था। तो ये अमित ही है ज्योग्राफी और फिलॉसफी। तो फिलॉसफी में एक प्रश्न आया उसको, पूरे समझते हैं कि वो 90 के आसपास का विद्यार्थी रहा होगा। तो प्रश्न था, आई रिमेम्बर, कि वो व्हेन सॉन्ग was a great traveler, was a great philosopher। वो क्या था, या दोनों था तो जस्टिफाई। He was a traveler, he was philosopher। How could you justify the philosophy of a great philosopher? में उसका नाम नहीं आएगा, आप देखिएगा। But he has own perception of the culture, society of India or the Indian subcontinent। उसने क्या क्या जवाब जो दिया, उसमें उन्होंने, क्योंकि ही हैड ज्योग्राफी बैकग्राउंड, तो एक मैप बना दिया उन जगहों का जहां से वो यात्रा शुरू करता है और अंत करता है। तो इट इज योर कंट्रीब्यूशन, इट इज नॉट इन द बुक्स, इट इज योर आउटकम ऑफ लर्निंग। और जानते उसको इतने अधिक मार्क्स आए ज्योग्राफी से ज़्यादा फिलॉसफी में, जिसके चलते वो 22 से 28 रैंक था उसका इंडिया में। तो ये दैट इज द इम्पोर्टेंस। आज के समय धीरे धीरे और बढ़ गया कि किसी टॉपिक पर बहुत पेजेज लिखना महत्वपूर्ण नहीं, मोर इम्पोर्टेंट इज रिलेवेंट थिंग्स आर देयर एंड योर आउटकम, व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग, आपने अपना टच किया दिया इस पर, क्योंकि बेहद अच्छे मार्क्स आते हैं। साइंस से लड़के जो आते हैं या इंजीनियरिंग आदि बैकग्राउंड से, देखिए वो फैक्चुअल साइंस है, हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्टिव साइंस है, एनालिटिकल साइंस है, वो फैक्चुअल साइंस है। वो 2 + 2 इज ऑलवेज 4, कैन नॉट इवन 4.00001 कर दीजिए तभी वो गलत है। हालांकि 0001 इज मीनिंगलेस, इन स्पाइट ऑफ दैट योर आंसर इज रॉन्ग। 2 + 2 इज ऑलवेज 4। इसलिए जब वो अपने साइंटिफिक परसेप्शन को सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में लगाता है, जैसे हमने अभी तो आज बेसिकली BSc स्टूडेंट फ्रॉम पटना साइंस कॉलेज, he did MA in geography and then UPSc with geography philosophy। ऐसे लड़के आपको बहुत मिल जाएंगे। तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट काम किया, उसने उसको लगाया। आप चूंकि खुद उस विषय के महारत हैं, सोशल साइंस से आ रहे हैं, आप ह्यूमैनिटीज से आ रहे हैं, आप अपना दिमाग अगर ठीक से विषय पर लगाएं, वो देखिए MA के एग्जाम में बहुत चीज़ें पढ़ना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल पॉइंट वाइज सिस्टमेटिक होना होता है। और मैं फिर बार बार जोड़ता हूँ कि व्हेन यू कंक्लूड इट मस्ट शो दैट यू हैव रिटन दिस। ये जिस दिन साबित हो जाएगा इट इज योर कंट्रीब्यूशन, योर अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर, यू विल वेरी गुड मार्क्स, वेरी हाई मार्क्स। पेजेज नहीं मतलब होता है। और अब तो देखिए सोशल साइंस वालों के लिए लॉटरी भी खुल गया है, या सोशल साइंस नहीं ह्यूमैनिटीज वालों के लिए खासकर लॉटरी खुल गई है, क्योंकि अब जितना भी संविधान में वो शेड्यूल भाषा है उसमें एक पेपर आप रख सकते हैं। उसमें एसे बहुत महत्वपूर्ण है, आपका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड एसे में, सोशल साइंस बैकग्राउंड बहुत मदद करेगा एसे लिखने में। फिर आपको हिंदी, इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज आपका जो है उसमें पास करना अनिवार्य है। तो आपके पूरे पैकेज ऑफ प्रिपरेशन में ह्यूमैनिटीज का बड़ा योगदान है। भाषाई शुद्धता भी चाहिए आपको, आपका अपना आउटकम क्या है, कि योर ओन फिलॉसफी, योर ओन अंडरस्टैंडिंग, तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसलिए सोशल साइंस स्टूडेंट्स मस्ट बी प्राउड ऑफ, स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज मस्ट बी प्राउड ऑफ कि they have learned such subjects for which others are coming after investing a lot in their own discipline। लाखों खर्च करके वहां पढ़ लिया, 15 लाख 20 लाख रुपया देकर बहुत सारी यूक्रेन से लौटाए, देखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा, तो ये सब खर्च करा लिया, अब फिर वही पढ़ने आ रहा है जो आप पढ़ रहे हैं। तो ये एडवांटेज इसका, यू टेक द माइलेज ऑफ दिस सिचुएशन। Those who are the students of general courses, whether it is physics, chemistry, mathematics, geography, history, Hindi,
Urdu, Persian, Bengali, whatever is that, they must take mileage of this. और आप तभी ले सकते हैं जबकि आप 2-3 बातों को ध्यान रखें कि ये डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स है, तो पेजेज पर नहीं जाएं, तथ्यों पर ही कंसंट्रेट करें और तथ्यों के आधार पर आपकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ठीक से लिखें, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। और आप किसी भी देखिए, बताया भी किसी ने कि बलराम तिवारी जी ने हिंदी को कितना पॉपुलर बना दिया। तो अब ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक चीज़ और कोई कहूँगा, लिखने में शुद्धता का भी बड़ा महत्व है। अगर एग्जामिनर एक आध बार गलती पकड़ें तो छोड़ भी देते हैं, तो बाद में बहुत नाराज़ होते हैं, तो उसका असर शायद मार्किंग पर पड़ जाता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कहीं पे देखा है मैं, तो थोड़ी शुद्धता का जरूर ही ख्याल रखें। अशुद्ध लिखने का प्रभाव मार्क्स पर निश्चित बन जाता है, और तब आपको थोड़ा कष्ट होगा कि मैंने भी वही लिखा, इसने भी वही चीज लिखा, बट ही गॉट दिस काइंड ऑफ मार्क्स, आई गॉट ओनली दिस मार्क्स। हो सकता है 2 कारण रहता है उसका। मैं बहुत विद्यार्थियों को जानता, जब मैं पढ़ाता था वो आके मुझसे कहते थे, मैं बता देता था क्यों ऐसा हुआ। एक ही बात को दोनों ने लिखा, एक ने एक ही फैक्ट को भारत की इंडियन पॉलिसी रिलेटेड टू द बॉर्डर डिस्प्यूट्स या इंडियन पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट्स, दोनों ने एक ही बात को लिखा। लेकिन अब क्या है, एक स्टूडेंट ने लगभग सेम बातें लिखी, लेकिन एक ने क्या किया, कथा जैसे लिख दिया, ऐसे सब पारा नहीं बदला, बहुत लंबे लंबे पारा में चला गया, अशुद्ध भी लिखा। दूसरे ने क्या किया, बॉर्डर डिस्प्यूट रिलेटेड पॉलिसीज आर वेरी क्लियर, नो कंट्री compromises on the territory, this is very clear policy, no country, but exceptions are all over the world। भारत ने, और आप पढ़े हो गए, भारत बांग्लादेश बॉर्डर बहुत इनक्लेव बने हुए, मालूम है ना। तो बॉर्डर को क्योंकि वो तो अंग्रेजों ने बंटवारा का जो सिद्धांत दिया, वो हमारी है भारत पाकिस्तान, उनको कई जगह मैंने देखा। कुछ दिन पहले मैं अबू धाबी में था, तो पाकिस्तानी ड्राइवर थे, पाकिस्तान का इतने अपनापन दिखाता है। वो एयरपोर्ट पे मैं वीसा का पेपर कुछ मिस कर गया, तो पाकिस्तानी बॉय वाज देयर, वो वहाँ की एम्बेसी का लड़का, उसने अपने पास में बैठाया, ले गया, ही हेल्प, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन बॉर्डर इज ए नेशनल इमोशन, इट इज नॉट सिंपली ए लैंड, पीस ऑफ लैंड, इट इज इमोशन related to the feeling and understanding of a country, nation, society। लेकिन इसके बावजूद भारत और बांग्लादेश ने इनक्लेव प्रॉब्लम, अंग्रेजों ने तो इनक्लेव बना दिया कि इस वहाँ में अगर 80% मुस्लिम है तो बांग्लादेश पाकिस्तान को दे दो पूरी, इसमें 80% हिंदी है तो इसको दे दो। अब बॉर्डर ऐसे बन गया है, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे। ये एक गाँव है हिंदू डोमिनेटेड, इधर मुस्लिम डोमिनेटेड, फिर इधर एक घुस गया, ये लड़ाई झगड़ा का जग छोड़ के वो चला गया। लेकिन खैर अब इस प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग भारत बांग्लादेश ने दिखाया। सर सम विलेजेस वेयर अबैंडन्ड, भारत ने छोड़ दिया, और कुछ बांग्लादेश ने भी छोड़ दिया। देयरफॉर द बॉर्डर बिकेम ऑलमोस्ट स्टेट हो गया। तो इसलिए बॉर्डर पर इलीगल घुसना, ड्रग्स आदि, ट्रैफिक, ये सब में बहुत कंट्रोल हुआ, एनिमल्स आदि में बहुत कंट्रोल हो गया वो से। तो उसको लिखने में हमको लिखना होगा ना कि भाई नो कंट्री कंप्रोमाइजेज ऑन द टेरिटरी, इट इज मैटर ऑफ नेशंस इमोशन। फिर पारा चेंज के लिखेंगे, हाउएवर द एग्जांपल्स आर देयर ऑफ कंप्रोमाइज एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट वाज शोन बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। They took the view that making the enclaves disappear would be able to make a smooth trade and all other kinds of linkages, interactions between the people of the two countries। तो वो एक लड़के ने पारा चेंज करके उसको फोकस किया, दूसरे बीच में कहीं घुसा दिया, मैटर तो दिया, you did not focus that matter। और जब पॉलिसी देना है तो पास्ट की कितनी गलतियां उसको कम लिखना है, जान लीजिए। और हम एक पारा पर एक पेज 2 पेज यही लिख दिया
कि भारत ने ये गलती किया, पाकिस्तान ने ये किया, और तब लास्ट में आके उसको आधा पेज में लिख रहे हैं, एक पेज में लिख रहे हैं। You will not get good marks. When once you talk the policy is always for the future. So what present is and what future be with the given issues. These are the important things to dear students. सुन लीजिए आपको, और I wish you all the best. आप सभी अच्छा करेंगे। हाँ बोलो। Sir, how can we, if all the subjects are good, then how can we select optional paper? ऑप्शनल पेपर है, नहीं तो देखिए ऑप्शनल पेपर का चुनाव करने में देखिए पहला आपका प्रेफरेंस हो कि जिस पेपर को आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में पढ़ा है उसको चुनिए, और ये मत सोचिए कि इसमें बहुत कम लड़के सफल हुए, हम होंगे कि नहीं होंगे आप, लेकिन अगर उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है तो कभी मत चुनिए। इसके बाद उसको चुनिए, ध्यान रखिए किस पेपर का सक्सेस रेट रहेगा, और उसके पहले मेरी बात को ध्यान से रखिए, पहले एलिमेंट्री बुक्स को पढ़िए उसमें, क्योंकि देखिए यूपीएससी इज गेटिंग द टॉप ऑफ द एवरेज, तो वहां जाना है ना, तो पहले बेस गेम बनाएगा आपको एलिमेंट्री पेपर, एनसीईआरटी किताबें और बहुत सारी किताबें हर पेपर का, उसको पढ़कर अगर आप 60-70% अंडरस्टैंड करते हैं, समझ लेते हैं, तो पंकज जी जैसे शिक्षक से या शिक्षक से कुछ उसके क्वेश्चंस को देखकर आंसर बना के दिखवाइए, और कहे कि आंसर may not be very worth, but in the proper line of explanation, तो आप उस विषय को चुनिए। कभी भी इस पे मत जाइए कि मेरे 4-5 दोस्त ये रख लें इसलिए हम भी इसको रख लेंगे। आपके चुनाव का दो ही आधार होगा, सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट, और उसमें अगर आपको लगे कि हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, देन यू कम टू द सब्जेक्ट विच सक्सेस रेट इज हाई। अब अगर सोशल साइंस के लड़के हैं, मतलब ज्योग्राफी काफ़ी पॉपुलर रहा, आज भी है, तो ज्योग्राफी जो लड़के रखते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी के टॉपर का नहीं हुआ, ऐसा भी हमने देखा, लेकिन जो सेकेंड क्लासर थे, टॉप एक ही बैच के लड़के जो टॉप किया नहीं हुआ, सेकेंड क्लास में पहला था उसका हो गया है, तो इसके लिए उसका लेक्चरशिप में हो जाएगा, लेकिन इसका यहाँ हो गया, इसलिए कि नेचर ऑफ प्रिपरेशन और बराबर अंडरस्टैंडिंग आउटकम ये जो दे रहे हैं, ये यहाँ बिल्कुल अलग है, वहाँ अलग है, इसलिए और दिमाग में बराबर रखिए कि चढ़ना है एवरेस्ट पर, लेकिन असंभव नहीं है। एवरेस्ट पे कितने लोग चल रहे हैं, तो डिसेबल्ड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एक अभी आप वहीं पढ़िए, कभी पढ़िएगा, एक नॉवेल है एल्केमिस्ट, सुना है? Yes. उसको पढ़िएगा जब समय मिले, यानी मैं क्या कंप्यूटर परीक्षा छोड़ के उसको पढ़िए, लेकिन उसमें यही मैसेज है उस नॉवेल की, जो ब्राजीलियन नॉवेलिस्ट है उसने इतना ही तो मैसेज दिया है कि ड्रीम्स मस्ट बी हाई, और वो जा रहा था पिरामिड देखने, लौट गया तब एक इंग्लिश नॉवेल पढ़ने वाला एक आदमी मिल गया, तो फिर लग गया और कारवां झुंड में कि मैं ही जाऊंगा। तो इफ यू विल इज स्ट्रॉन्ग, यूपीएससी इज नेवर a thing which cannot be achieved, easily be achieved, मैं ये भी कह रहा हूँ, हाँ, लेकिन concentration is important, confinement is important, devotion is important, writing power is important, understanding power is important, और आप सब समय इसी में जब दीजिएगा तो ये सब डेवलप कर जाएगा। ये मत सोचिए कि कभी दिमाग में मत लाना कि हम उससे कम हैं या इंफीरियर हैं, ऑलवेज यू सी कि हाउ कैन आई बी द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दीजिए, अच्छे टीचर हैं आपके पास, मदद करेंगे, एंड आई एम श्योर यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने तो बहुत कम समय में ही गागर में सागर भर दी, और आज के जितने भी हमारे छात्र छात्रागण यहाँ पर हैं बहुत उत्साहित भी हैं, बहुत कुछ सीखे। एंड नाउ आई वुड लाइक टू begin the everything whatever the sir stated before you on the basis of examination pattern, different criteria which has been mentioned before you. Dear guys, just whatever we have the knowledge how we can elaborate in the examination pattern, whatever we are writing in our examination people,
This is very clarificational and justifying by you whatever you are going to distinguish on the base of peoples. Like that, if you want to make it, if you want to elaborate your concept on the base of verbal and comparative knowledge, whatever you have on the base of passions, analytical, that must be clarified by you on the base of justifications, whatever you are going through. On the base of image, on the base of figurative, whatever you are communicating. These all are the very favorable for you while you are obtaining more and more marks in your examinations. So dear guys, today in this organization, just I would like to call our next guest, Sahi sir. Just please come on the stage and just say some words by which the students and our we all will be encouraged by you. So a big hand for you please. First of all, I would like to express my thankfulness to Dr. Pankaj Kumar, Managing Director, Page IAS and CLAD Center, for inviting me to interact with you. I have been knowing Dr. Pankaj Kumar since a lot of time, and he has been a very nice gentleman as well as a good academician. He has achieved much more for his age. No doubt he is of tender age, but his achievements and performances are great. So I appreciate him from the core of my heart, and I wish him a greater success ahead. And I also visualize that since you are attached to him, you are associated with him, so I see that your future also to be bright. Since you are getting the guidance of a bright person, a genius person. I am also grateful to Dr. Pankaj Kumar for giving me a chance to share the dais with the giant academician of our Bihar, not only Bihar but our entire nation, Professor Ras Bihari Singh ji. So I am grateful. I express my gratitude to Professor Ras Bihari Singh ji also, and at the same time I am also thankful to Professor Pankaj ji for giving me a chance to meet with such a giant personality. I also welcome the faculty members, Dubey ji and others present in this hall, and I also welcome my dear students who are present. So dear students, the topic of today's lecture has been designated as role of humanities in civil services examination. So I would like to clarify one point, that the term humanities, in university we have humanities and social science. So whenever we are talking of role of humanities in social science, then this humanity refers to arts. But now in the traditional university, this arts has been divided into two parts. One is humanity, other is social science. So here the humanity comprises social sciences also. Or in true sense we can say that truly speaking, this is arts. So what is the role of humanity, that is arts, humanity plus social sciences, that is arts, in the civil service exams? Then there is a proverb in English, an axiom requires no proof. Its Hindi version is हाथ कंगन को आरती क्या, हाथ में कुछ पहने हुए हैं तो आईना देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे देख लेंगे हम इसको. So what's the importance of, what's the role of humanities in social sciences? This is reflected in the very curriculum of the central civil services examination, which has been trained by the UPSC.
Here we have 3 phases of examination, 3 stages of examination. First is preliminary, second is base, and the third one is the interview, that is personality test. So in preliminary, what is in preliminary? It is purely humanity preliminary. General studies paper. The paper 1 of the preliminary general studies is mostly social science. It is mostly humanity, it is mostly arts. History, economics, public administration, political science, etc. Environment. So it is pure humanity. So if you are interested in humanity, if you are interested in humanity, if you have good grasp of humanity, you are bound to score very good in the preliminary first paper 1. Paper 2, that is also humanity, reasoning, comprehension, etc., data analysis. So this is nothing, but this is also pure humanity. So preliminary is basically humanity. Humanity dominates the first stage of the civil service examination, that is preliminary. Now next, if you have qualified in the preliminary examination, now your turn comes for the main examination. So you know that today's the curriculum of the main examination is also heavily loaded towards humanity. The first paper is essay. So I think that you should not at all bother for the essay. Whatever is your discipline, each and every discipline, topic to related to each and every discipline, that is most of the disciplines is there. If you belong to economics, some economic topic will be there. If you belong to political science, you will find there some topic related to politics, some topic related to society, some topic related to education. So you should not bother at all. If you are good in the humanity, you are bound to get a very suitable topic for you in the essay. So one paper of the mains examination is done. Part A, Part B of the main examination is qualifying only. So you have not to bother, only 33% have to be scored by you, so you have not to bother for that. Now next there are 4 papers. Then this 4 paper is called GS. And this GS is divided into 4 parts, and you will find that this is also heavily loaded with the humanities subjects. Most of the humanities subjects, psychology, economics, political science, public administration, history, geography, environment, etc. are covered. Very few new topics other than the humanity, that is technology, is there. Very few scientific topics are there. So it is heavily loaded towards the humanities subject. So if you are good at humanity, you are bound to do better in the all 5 papers of the main. So there lastly you are left with only 2 papers. So in the only 2 papers you have to opt. There are a lot of subjects, scores of subjects. Out of that you have to select one. One student sitting here asked that is how to select the optional subject. So no doubt Professor Rasbihari sir has given you very good tip. And I would also like to substantiate him that if you have studied humanity at your graduation level or post-graduation level, and if your study was interesting, it is better you select that. But if you want to change, but if you have studied some other topic, then what's the course? How can you select the optional subject? Then you go through the question paper of the subject. Question papers are easily available in the market. You see your interest area, and out of the interest area, you go through the questions which have been asked in the previous years. You will understand that is which is the area, which is the optional subject where you can do well, where you can do better. So after that, you prepare a basket of 8 to 10 subjects, and out of that 8 or 10 subjects, you will go through the last year questions, and you will certainly it will be clear to you that this subject will be beneficial. So it must be interesting, it must be well defined, it must be up to your capacity, up to your worth. Then you can select this optional subject. Today you are finding that many of the engineering graduates, many of the medicine graduates, they are coming and they are qualifying the civil service examination. But you should know that many of them,
the majority of them are opting for the humanities subject because that does not provide wide coverage of the subject. How engineering, there are very few branches of the engineering, although the scores of disciplines are taught in the engineering faculty, but there is hardly mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, chemical engineering. So 3 or 4 options are there. So there are no options. So they have to come to they have to look towards the humanity. They come to the humanities and they select topics in the humanities. So if a fresh student can do that, why can you not do that? So you are in a better position. You have read it at your graduation level, you have read it at your studied at your post-graduation level, and you might be doing research in this topic also. So you are better footed than the persons who are coming from other disciplines, who are coming from engineering, who are coming from medicine, etc. You have a very big basket for your selection. So you are placed at a better place than the technocrats who are coming to civil service. So this is but you should know that this IAS examination is not the IA examination of Bihar Intermediate Education Council. This is a very tough examination. Rather we can say this is one of the toughest examinations. And here this has become very challenging on account of the large number of the students, ever increasing number of the students who are appearing at the civil service examination. Each and every year the number has been increasing. So this has become a most challenging examination on account of its diverse dynamics. But good persons like Pankaj is with you, he will guide. Here comes the role of the coaching institutions to make this challenge acceptable. So you are getting a good coaching, you are getting good guidance, so you are supposed to do that, and when you are able to do that, you will get a job which is having sense of pride, responsibility, prestige, and everything which the civil servants are getting. Now, what are the other benefits of the humanity? The benefit of humanity is that whatever you study there, its layout and art of it matching with the layout and art of administration. Whatever a person is reading in engineering, that is not matching with the art of administration, layout of administration. But whatever you are studying sociology, you are studying political science, you are studying public administration. So it is very much related to, it is very similar to the layout of the administration and the art of administration. So you will benefit there. And it will help you certainly in your real duty of a civil servant. It is in the social sciences, in the humanities, in the art subjects, you are taught about the understanding of the human beings, how the human beings understand. If you are a student of literature, so literature is what? That is the reflection of the understanding of the human beings. How the human beings have been understanding a situation, they have been perceiving a situation throughout the different ages. That is its document is the literature. So if you are a man of literature, you have studied it, you are better placed there. And one thing is more which is suitable for the humanity is that its syllabus is lesser, it is well defined. The syllabus of medicine is very fast. The syllabus of engineering is very fast. Syllabus of physics, chemistry, mathematics is very fast. But in the humanity, the syllabus is compact. It is compact and it is well defined. So here you have greater chance of completion. Here you have greater chance of doing well. It is pretty straightforward and it is very scoring also. Since its syllabus is well defined, it is very compact, it is less, so you can command it in lesser time, you can have control over it lesser time, and since you have command and control over the particular subject, your chance of scoring also increases. So through humanity, you may score very well. And many good mathematicians, they appeared at the civil service examination and their score was very less in mathematics. So therefore, but in social sciences, in humanities, in art subjects, it is not so. You can complete it in lesser time. So most of the students coming from the engineering discipline, they do why? Because it can be done in lesser time. So if they can do it in less time, you will certainly do it in lesser time. So your time will be much lesser than others because you have a good fundamental of the humanities subject.
So your chance of success is very good. It is a very humanity is self-explanatory. It is very easy to understand. There is very little scope for guidance. With the little amount of guidance through the coaching centers, you can do their well. One thing more is that here the study materials are very easily available. In engineering disciplines, in science disciplines, the study material for the civil service examination are very rarely available. But here abundantly available. I think I have seen the study materials which are being prepared by Professor Pankaj Kumar. I have been finding those to be very fine, rather very one of the finest pieces of writing. So they will help you to a great extent. Then how to crack the civil service examination? So you will have to prepare a good strategy. If you are doing a work without a strategy, without a good strategy, you cannot succeed. But if your strategy is better, you will certainly get a chance of succeeding in the examination. Sir, So, I want to ask you a question. yes, Sir, it's not about the subject, it's about language. Which language is best for this exam? Is English or Hindi? What? very good question. To my mind, there is no difference between language. Whether you are writing in English or whether you are writing in Hindi, that doesn't matter. What you are writing matters. The one thing which should be, which has been emphasized by Professor R. Bihari Babu also, your language must be correct. If it is not ornamental, if it is not beautiful, it must be correct. So you should choose the language where you have fair degree of accuracy, correctness. तो जिस भाषा में भी आप लिखे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में कोई हम समझते हैं, मैंने तो अंतर नहीं देखा, तो कोई अंतर उसमें नहीं होता है मार्किंग में. आप किस भाषा में आप करेक्ट लिख सकते हैं. ऑर्नामेंटल राइटिंग हो तो और अच्छी बात है, लेकिन ऑर्नामेंटल नहीं हो तो करेक्ट कम से कम जरूर होना चाहिए. सर ने बिल्कुल सही कहा था कि एग्जामिनर एक दो गलती को इग्नोर कर सकता है, लेकिन अगर गलतियों के बाद गलतियां होते चली जा रही है तो उसमें एग्जामिनर में अच्छा नंबर आपको नहीं देगा. सो गुड लैंग्वेज ए प्री कंडीशन फॉर गेटिंग गुड स्कोर इन एनी एग्जामिनेशन, एंड दिस अप्लाइज टू सिविल सर्विसेज आल्सो. So your language must be correct. If you are good at Hindi, you can express yourself in Hindi because questions are twisted here. So you should have the capacity to write in your own language. So you have to choose their own language. So your language must be good, that is correct. So if you are good at English, it is better. If you are not good at English, if you are good at Hindi, it is also good. It will give you the similar credit. Now, how to do well? Then we have heard some of the students that I have appeared at such and such examination, and since this was my first examination, so I just appeared the examination in order to look the trend of the questions. बहुत लोग कहते हैं परीक्षा में क्वेश्चन का ट्रेंड देखते हैं, गलत बात. सिलेबस बाजार में मिल रहा है, क्वेश्चन भी बाजार में मिल रहा है, आप उसको ट्राई करने के लिए बैठना नहीं बैठिए. You get the syllabus of the examination, civil service examination for which you are preparing, and you go through the question papers. They are also easily available. Pankaj ji will provide you those things. If he is not providing, that is available in the market also. You prepare yourself, you judge yourself, and when your preparation is good, when you feel that you are doing you have understood at least 80% of the syllabus, then you may appear at the examination. So analyze the previous year questions, analysis of the previous year questions, and is very important for cracking the civil service. And second thing is that you should have created a study schedule. But a study schedule are the two types. One is time-wise, just they say waking up at 6 a.m. exercise from 6 to 6:30, translation from 6:30 to 7. No, this is not. I think this type of schedule is not. You should prepare your schedule chapter-wise, topic-wise, paper-wise. That is, this paper has to be completed by sacrificing my breakfast, my dinner, my bathing,
my entertainment or everything, but this has to be completed in this time. So this type of time schedule will help you create instead of just to say timetable of the institutions. Next thing is that you have to strengthen your basics, and for basics the textbooks prepared for the school education, that is class 9, class 10, class 11, class 12. You grasp NCERT and other institutions. NCERT is also having, just you say, cheaper, they are providing cheaper textbooks. So you can go for the NCERT textbooks also. So you just you say strengthen your basics of the subject which you are opting in your civil services examination. Then when you have commanded the basics of the, then simply basics will not do. You will have to stay up to date with the current affairs also. So in that area, in all that topic, what is happening today, what is the present status, this also will have to know. So from basics to the latest you will have to know. They do not want only just the basic, your basic knowledge, but they want your current knowledge, latest and up-to-date knowledge on that topic. So here comes the role of the coaching institutions. They provide just to say the latest information. Basics you can yourself do, and the latest information Pankaj ji will provide. And the next thing is, the most important thing is that you will get marks, you will get weightage in your answer, but on the basis of whatever you are putting on the note, not on the basis of whatever is in your mind. इस संबंध में मैं कहानी हिंदी में सुनाऊंगा कि एक हम लोग का एक बच्चा गया BHU में गया, ऑनर्स में पढ़ता था और चला गया BHU में उसका सिलेक्शन। एक दूसरा बच्चा था उसका JNU में, दोनों जगह दिए थे, एक का JNU है, दोनों का BHU। दोनों वहां से लौट कर आए तो कहे कि सर, दोनों ने कहा कि सर वहाँ के लड़के फोरकास्ट कर दिए हैं कि टॉप हम ही करेंगे, JNU में करेगा, BHU में करेगा। मैंने पूछा कि वहाँ के लड़के क्या ज्योतिष वगैरह भी जानते हैं तो फोरकास्ट कर दिए हैं उन दोनों के बारे में? उन लोगों ने कहा दोनों भी, मैं JNU में प्रोफेसर, आप पंकज जी को मैं एड्रेस दूंगा, आप उनसे जाके मिल सकते हैं, दोनों सब्सटेंशिएट करें। तो मैंने जब पूछा कि भाई क्या आपके बच्चे लोग ज्योतिष विद्या, वहाँ के बच्चे आपके साथी लोग ज्योतिष भी पढ़ते हैं क्या, जानते हैं क्या? कहे नहीं सर, ज्योतिष नहीं जानता। सर है क्या कि वहाँ जो इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं JNU के BHU पढ़ते खूब है लेकिन लिखते नहीं, 3 बजे भोर तक पढ़ते हैं, रात में नींद भी हराम कर पढ़ के लिखना का प्रैक्टिस नहीं करते। और आपने तो हम लोगों को लिखना सिखाया है, हमारे जो विद्यार्थी लोग हैं उनको हम लोग बेंच रख देते हैं, बेंच पर लिखवा देते हैं, तुम लिखते जाओ, यहाँ तक जब कॉपी चली आए लिखा हुआ तो समझो कि तुम अच्छा कर सकते। तो चूंकि आपने लिखने का प्रैक्टिस करवा दिया है हम लोगों को, जिसको हम लोग वहाँ अब उसको छोड़ नहीं सकते, इतना प्रैक्टिस आप करवा दिए हैं। इस लड़का से कहा था कि लिखना तो यही जानना है, टॉप यही दोनों करेगा, दूसरा तो कोई करेगा। अब दोनों रियली टॉप किए, गोल्ड मेडल लिए वहाँ से, और दोनों आए दिल्ली यूनिवर्सिटी पर, बहुत सारे। तो यही बात है, आपको प्रैक्टिस करना है। यू माइट बी नोइंग ए लॉट ऑफ थिंग्स, but you have not put that on your note. The examiner doesn't know what is in your mind. He will check, but you have noted down on your note. So you practice it. So there is a proverb in English, a man of English is here, scholar of English. Practice makes a man perfect. So you will have to practice. Writing practice. Not only reading practice, but you have to do writing practice also. So if you are doing writing practice, you are bound to succeed. Then one thing I would like to say that engineering students, here the success rate of engineering students is higher than the success rate of humanities. Why it is? Although they crack through the humanities subject, the difference between them and our ordinary students, I assume that here all are extraordinary. You are not ordinary. But the ordinary students, the difference between the ordinary students which who belong to the coaching institutions is that engineering students are intelligent and hardworking. Since they were intelligent, they were selected for engineering. And they are hardworking also. Their syllabus, their curriculum, their culture of work, their culture of study and pedagogy is such that when they enter their institution at 9 AM in the morning,
they exit their institution at 8, not they exit their institution before 8 p.m. in the night. So they have become habituated to do work from 9 to 8. So they are intelligent, they are hardworking, and they are following rigorous study routine. Their mind is tuned for long hours of work and long hours of study. So they get age over the humility. So you will have to acquire that study. That you are intelligent, but you have to be hardworking also. You will have to sit for long hours at a stage for your study. You will have to forget the difference between day and the night. Those who are succeeding today, they have forgotten the difference between day and night. When the day becomes and when the night dawns, they do not know. So they have prepared their schedule that this topic has to be completed today. So whatever may be my sacrifice on my part, but this has to be completed. So they do not consider difference between day and night. So therefore you will have to do with that spirit. So I would like to close with the sayings of Abdul Kalam ji. Abdul Kalam ji said that dream high. You must be dreaming. We are saying that dreamers are not good persons. They are not doers. Dreamers are not doers. But Kalam ji said that you must dream. But dreams are not those which you see in your sleep or your slumber. Dreams are those which do not allow you to sleep in the day. सपने खूब देखिए. कलाम साहब कहा जो हमारे राष्ट्रपति थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा भाई सपने देखिए. आपको सपने देखने पड़ेंगे, लेकिन सपने वे नहीं हैं जो आप रात में देखते हैं. सपने वे हैं जो आपको सोने नहीं. जब तक यह पूरा नहीं होगा मैं सो. तो जब आप ऐसा करेंगे तो जरूर सफलता आपका चरण चूमेगी और हम लोग को खुशी होगी, आपको खुशी होगी, हम लोगों को भी खुशी होगी, पंकज जी को भी खुशी होगी, हमारे सर को भी खुशी होगी, सब लोग खुशी होंगे. तो मैं समझता हूँ कि आज इतना काफ़ी है. और कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं. हाँ Sir, all the GS4 papers have equal importance? जी. All the GS4 papers have All the GS 4 papers, GS1, 2, 3, 4 have equal importance? yes, they are carrying equal weight, equal importance. But most of the topics in all 4 GS papers, you can go through the syllabus, you check through the syllabus, you do not believe it. Except the technology term in the 4th paper of the GS, Yes, sir. everything is humanity. एक छोटा सा टेक्नोलॉजी लिखा होता है बस 4th paper GS में. बाकी सब ह्यूमैनिटी, प्योर ह्यूमैनिटी. कहीं नहीं देखा मैंने कि साइंस है या स्पेस है या एरोडायनामिक्स है, कुछ है. सिर्फ ह्यूमैनिटी. Yes, sir. About that third paper. हाँ, तो ह्यूमैनिटीज क्या है कि अपार ह्यूमैनिटीज में अगर आप स्ट्रांग हो गए तो आप सिविल सर्वेंट हो गए. Yes. ठीक है, आप कलेक्टर रहिएगा, हम लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए. Thank you, sir. Regarding the students, even today, after lockdown, it has been seen in the students they are forgetting how to write. Whenever a teacher is teaching them, and the teacher is making them understand that you have to write for 4 or 5 pages, they are feared themselves. Oh sir, whatever you are saying, we have to write 4 pages. Actually, they are scared themselves to write something. Then how they can make the clarity by which they can write more and more, by which they can grasp the writing skills on the basis of tradition. जैसे मैं भी कभी विद्यार्थी था आप लोग की तरह से, आप वहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग भी आपकी तरह बैठे थे. आप लोग इतना अच्छा चेयर, उतना अच्छा चेयर हम लोग को मिला ही नहीं है बैठने के लिए. पंकज जी का हम सब आभारी हैं, आप लोग अच्छा चेयर. तो रिटेन कैसे किया जाए? रिटेंशन, दिस वाज ए प्रॉब्लम. टीचर होने के बाद भी मैं नहीं सोचता था कि टीचर होऊंगा. मैं सोचता था कि हमको भी सिविल सर्विस में जाना पड़ेगा. तो सर ऐसा हुआ कि मैं पास किया और अगले महीने में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया लेक्चरर. कोई चांस ही नहीं, मौका ही नहीं लगा. और उसके पहले मैं बैंक में था, तो टीचिंग में जब आया तो देखा काम बहुत अंतर था और भाषण की मुझे बड़ी ललक थी. मैं वहाँ मुजफ्फरपुर जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, MIT जिसको कहते हैं, वहाँ 10 साल में एक्सपर्ट लेक्चर दिया हूँ. कृष्णा मेडिकल कॉलेज में मैं 10 साल एक्सपर्ट लेक्चर दिया हूँ. वहाँ तो नहीं क्या पढ़ाते थे, तो मैं मेडिकल रिसर्च हुआ. और मैं येलेन मिश्रा इंस्टीट्यूट यहाँ पटना में है, वहाँ मैं 10 साल पढ़ाया हूँ. यहाँ के सारे मैनेजमेंट कॉलेज में मेरा नाम अभी भी विजिटिंग प्रोफेसर में आया है. लोग इसी में लोग डिस्प्ले करते हैं. तो टीचर होने के बाद ही मैं सोचा कि भाई मेमोरी पावर को कैसे पढ़ाया जाए. मैंने काफ़ी पढ़ा, उस पर किताब पढ़ी. अपना डिसिप्लिन छोड़ के साइकोलॉजी में मैं चला गया कि भाई तो मेमोरी तो वहाँ होता है, पढ़ाई जाती है, साइकोलॉजिकल थीम है.
तो देखिए रिटेंशन तो आप प्रीवियस सर ने बताया कि कोविड के कारण लोग क्या है थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हो गया है। तो रिटेंशन के लिए क्या रिवीजन इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर रिटेंशन। आप रिवाइज कीजिए, जितना रिवाइज कीजिएगा। तो मेरा एक छोटा भाई था, मैं उसको पढ़ाना शुरू किया। कभी था कि बहुत काम था, आज तो काम बहुत बढ़ गया है, कर गए हैं, फिर भी काम इतना है कि नहीं कर पाते उतना काम इतना क्रिकेट भी। तो उस समय था थोड़ा 1-2 महीने मैंने उसको पढ़ाया, उसको आगे रिवाइज करो, तो कहा कि नहीं रिवाइज नहीं करें। तो मैं उसको जबरदस्ती डांट के थोड़ा कहा। एक बार रिविजन कर लिया तो कहता है हाँ बहुत अच्छा लगा, एकदम खुश हो गया। तो आज क्या है डिप्टी कमिश्नर है, इनकम टैक्स इंडिया रेवेन्यू सर्विस कंप्लीट किया। तो रिविजन क्या है बहुत जरूरी। आप जितना रिवीजन करें उतना अच्छा। बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब सर तो बहुत स्कॉलर है, उनके सामने हम लोगों को बोलने में भी डर लगता है, लेकिन हमारी जो भावना है, मैं भी चूँकि शिक्षक हूँ तो उसको छिपा नहीं सकता हूँ, मेरा जो फाइंडिंग है। तो बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे लोगों ने कहा है कि इट इज बेटर टू रीड 1 बुक n टाइम्स देन रीडिंग 10 बुक 1 टाइम। बहुत सारी किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक अच्छी किताब को हम बार-बार पढ़ें। तो आप कभी पढ़िए, उतना ग्रैस्प कीजिए, वही आपके माइंड में क्या है और उसको पुटअप कीजिए। कॉपी पर क्या है उसको पुटअप कर दें, रिवाइज कीजिए, सफलता आपके साथ। ठीक है, और कोई प्रश्न बताइए? ठीक है, आपकी जो समस्या है, हम लोग की भी कभी कोई समस्या रही तो हमारा लोगों का अनुभव क्या है ज़्यादा। आप सभी हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, आपके चेहरे से इंटेलिजेंस झलक रहा है, चमक भी रहा है, लेकिन समस्याएं हैं तो हम लोग का अनुभव कुछ ज़्यादा, इंटेलिजेंस ज़्यादा नहीं। इंटेलिजेंस तो आप लोग पंकज इंटेलिजेंट कर रहे हो, लेकिन क्या हम लोग का अनुभव कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना हाँ ठीक सर, एक टॉपर हुई थी जिसने कहा था कि साइंस एंड टेक के लिए कोई अदर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक न्यूज़पेपर काफी है उसके लिए। तो सर उस तरह से कैसे न्यूज़पेपर बुक पढ़ना चाहिए तो पढ़ा जाए? टेक्नोलॉजी जो पेपर है उसके लिए तो मैं तो समझता हूँ, देखिए उसके लिए क्या है कि मैं बैठ जाइए। देखिए ऐसा है, आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग हैं अपने लिए कुछ कहते हैं, दूसरों के लिए कुछ कहते हैं। सर हमारे यहाँ एक प्रोफेसर थे फैयाज हुसैन साहब, जवाहर हुसैन उनके पिताजी थे, उनके लड़के थे। तो सिलेबस में क्या है बहुत सारी किताबों का नाम लिखा रहा था। जितना सिलेबस पढ़ा है उससे ज़्यादा क्या है रेफरेंस बुक्स का नाम दिया रहा था। तो उन्होंने सीधे चैलेंज किया, उन्होंने अभी लाइव है ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि जो सिलेबस भी बनाया है इतना रेफरेंस दिया, वही कह दे इसका ऊपर का जो कवर पेज कैसा है हम मान। बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो वो जो कॉम्पिटिटिव जो जॉर्नल जो निकल रहे हैं मैं समझता हूँ काफ़ी है। हाँ, एक अखबार तो जरूरी है कि हाँ मैं समझता हूँ कि हिंदी वाले अखबार से अंग्रेजी वाले थोड़ा अपना क्वालिटी अच्छा स्टैंडर्ड अच्छा मेंटेन किए। हिंदी में तो वही क्या क्या बकरी को तू मुँह का बच्चा हुआ अंग्रेजी वाले लोग उतना नहीं किए, वे लोग भी गिरे हुए हैं। तो हिंदी का प्रभाव अंग्रेजी पर पड़ेगा, हिंदुस्तान है हिंदी का प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। कोई अच्छा अखबार जरूर देखिए, दी हिंदू देखिए। मैं तो कहूँगा इकोनॉमिक टाइम्स देखिए। मैं इकोनॉमिक टाइम्स एक प्रोडक्शन में था, स्कूटर था मेरे पास, पहले स्कूटर का एक आगे जो बास्केट होगा 4-5 एक सर्टिफिकेट देखा। आखिर वो जैसे 25 लोग थे, मैं रुका हुआ देखे बच्चा सब छटपट। बाद में कहा कि अंकल जी जरा सब दीजिए भाई, इकोनॉमिक टाइम्स आप लोग यंग लोग हैं, इकोनॉमिक टाइम्स लोग पढ़ते नहीं हैं, यंग लोग कॉम्पिटिटिव परीक्षा। कहा कि नहीं तो अंकल जी हम लोग तो पढ़े नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब कुछ दिन पढ़े तो लगा कि ये सबसे अच्छा। तो मैं तो उसको सबसे अच्छा मानता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़िए। 2 पेज तो पॉलिटिकल रहता है, कि 2 पेज में पॉलिटिकल एनालिसिस उसका किसी भी अखबार से ज़्यादा अच्छा होता है। 20-20 पेज भी लिखने के बाद भी उसके 2 पेज में रहता है। लैंग्वेज उसका बहुत अच्छा है। आप इकोनॉमिक टाइम्स भी देख सकते हैं, देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स देख सकते हैं। और आप थोड़ा सा मैं एक भी बात बता दूँ तो अंग्रेजी के बारे में, कि मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना कि मेरा बैकग्राउंड क्या था, बहुत ही साधारण था। मैं बोरा और झोला वाले स्कूल में पढ़ा, जहाँ एक कंधे पर बच्चा बोरा लेके जाता था। बोरा समझते हैं ना, गेहूँ चावल बोरा था जूट का। तो वह बोरा रहता था और एक झोला में किताब रखते थे और बोरा ले जाते थे, झाड़ के नीचे बैठते थे। तो उसी स्कूल में पढ़े हुए थे, अंग्रेजी तो थी नहीं, लेकिन मैंने BA में आके मैं अंग्रेजी शुरू किया। और जब पढ़ने लगा तो देखा कि भाई हिंदी से क्या है कि कई गुना आसान है। अंग्रेजी क्या हिंदी से कई गुना आसान।
लेकिन अंग्रेजी पढ़ाने वाले लोगों को अंग्रेजी खुद नहीं आती। मैं तो कई अंग्रेजी वाले बैठे हुए उनको मैंने कई आदमी को चैलेंज किया क्या 2 भाग में बांट लीजिए स्टूडेंट और 3 महीने के बाद टेस्ट कोई इंडिपेंडेंट आदमी लेते। मैंने उनसे पढ़ाने का ढंग इतना जाता क्रिटिकल एप्रिसिएशन हमारे घर के बच्चे भी अंग्रेजी पढ़ने गए, ट्यूशन भी पढ़ने गए लोग, तो क्या पढ़ाया क्रिटिकल एप्रिसिएशन, नेक्स्ट करेक्टर स्पेस ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फलना, फिर वही लिखा गए हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बेसिक बात कुछ है ही नहीं। तो अंग्रेजी क्या है इतना आसान है, हिंदी की तुलना में मत समझिए। 26 लेटर तो हैं और हिंदी में कितने लेटर्स हैं हिंदी के विद्वान कोई पता नहीं। चैलेंज कर हिंदी के खुद विद्वान नहीं कह सकते हैं डेफिनेटली सर्टेनली कि कितने लेटर्स वहाँ तो पूछा नहीं 26 लेटर स्त्रीलिंग पुलिंग कुछ नहीं है। निर्जीव चीज में भी हम देखते हैं कौन सा अगर जी बोर्ड लगाया है स्त्रीलिंग है कि पुलिंग है कोई झंझट वहाँ नहीं हुआ। एक भी पोजीशन का थोड़ा उसमें बहुत नहीं है और कहीं अनसर्टेनिटी उसमें। और यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि देखिए इकोनॉमिक्स होने के साथ डेवलपमेंट से मैंने तो सोचा है दुबे साहब कि किसी भी देश के विकास में वहाँ की भाषा की सरलता का भी बहुत बड़ा प्रभाव। इंग्लैंड बहुत डेवलप हुआ, आज भी उसके डॉलर की जो पॉन्ड की जो कीमत है, पॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कोई करेंसी नहीं किसी की नहीं। तो वह इतना डेवलप हुआ क्यों कि आसान भाषा अंग्रेजी रखी और उससे भी आगे चला गया अमेरिका क्यों कि उसने अंग्रेजी को और क्या किया आसान कर दिया। लेबर कोई लोग लिखते हैं ये लिए BUR कहा कि वो तो फालतू होता हटा दिया, डिक्शनरी से काट दिया, ये लिए BUR लगा, इतना ही से काम चल जाता है। तो यूज क्यों लगाए प्रोग्राम ME कहा भाई ये कोई M से तो काम चल जा रहा है क्यों। तो शायद हम लोग भाषा की सरलता से विकास का भी आर्थिक विकास का संबंध है, भाषा ही में उलझ के रह गए। तो अंग्रेजी भाषा के बहुत आसान है और उस पर मैं आप भी बोल सकते हैं, हमको सुनी हुई अंग्रेजी बोलते हो, अंग्रेजी मेरा ठीक है, ऐसा नहीं है अंग्रेजी के साथ विद्वान में नहीं हो सकता, लेकिन हाँ वर्किंग नॉलेज मेरा है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, लेकिन वह इस फ्रंट को नहीं बताऊंगा, अकेले में आपको बता दूंगा, आप कर लें। और बहुत सारे टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू होता है एज ए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कि हमें ग्रामेटिकली पहले वर्क करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ग्रामर तो देखिए द्विवेदी सुन रहे हमको डर भी लग रहा है कुछ लोग बड़े बड़े लोग वही ग्रामर तो सत्यानाश का कारण हो जाता है लोगों को पढ़ाने। वही जैसे ही बोर्ड का लिंक देखना हो उसी तरह से ग्रामर की भूमिका है, जिस तरह से निर्जीव बोर्ड का लिंक का निर्धारण करना हो उस तरह से ग्रामर की भूमिका है। ग्रामर बिल्कुल नहीं पढ़ी, ठीक है, ग्रामर की तरफ देखिए ही नहीं, ग्रामर पढ़ने में सत्यानाश हो जाता है, ठीक है। लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करना है इंग्लिश लैंग्वेज को, तो कैसे? तो दूसरे हम अभी नहीं बताएंगे सर पंकज एक दिन और हम चाहेंगे तुम आप बोले सर आप बोले कि ग्रामर बिल्कुल नहीं पढ़े, कभी कभी एग्जामिनर को नंबर काटना होता है तो वो ग्रामेटिकली नंबर काटता नहीं काटेगा, मैं आपको बता दूंगा नहीं काटेगा, दूसरे जी ग्राम खोल के लग जाएंगे नहीं काटेंगे। जब लैंग्वेज की बात हो ना तो आप लैंग्वेज में ग्रामर ना लाइए, क्योंकि ग्रामर इज अ बैरियर, सीरियस बात। लेकिन नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन you must and you are compelled to learn grammar. Without grammar you can't influence and you can't make your effective writing. तो जब अच्छे यदि हम विद्वान की बात करें, अच्छे जो राइटर होते हैं, जो स्कॉलर टीचर इंग्लिश के होते हैं, वो पहले कहेंगे कि पहले आप कम्युनिकेशन सीख जाइए और उसको देखिए ग्रामर है क्या। जैसे हम सुबह स्नान करके सुबह जागते हैं, जैसे तैसे फेस रहता है, लेकिन उसी को आप फेस धो लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, थोड़ा सा कंघा कर लेते हैं तो बड़ा स्मार्ट दिखते हैं। तो ग्रामर भी इंग्लिश का वही है साहब, वो भी आपको जो आपकी लैंग्वेज है ना, ग्रामर आप उसमें लगा देते हैं तो थोड़ा सा इफेक्टिव बना देता है, सुंदर बना देता है। दिस इज ग्रामर, लेकिन ये अपने आप में बहुत टफ है। अब ये कहानी में अभी तो सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा चीज चल रहा है, हमको भी जबरदस्ती 2-3 ग्रुप के लोग डाल दिए है, कुछ लोग डालते रहते हैं, मैं पढ़ता रहता। तो बहुत अच्छी बात आई कि भाई एक डॉक्टर साहब थे जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में सर्जन थे बहुत अच्छे, उनका था OT अटेंडेंट था, उनका कंपाउंडर था, उनको मदद करता था। इतना जान गया वो लेकर ऑपरेशन कर रहा कि डॉक्टर साहब बैठे रहते थे, वही सारे लोगों को ऑपरेशन करके निकालते थे। क्या धीरे धीरे वो कंपाउंडर क्या हो गया, डॉक्टर साहब असल यही कंपाउंडर यही करते थे। तो बाद में लोगों ने कहा भाई तुम इतना जान गए हो, तुम अपना प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? वो अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिया, सच्ची बात है। और जो प्रैक्टिस शुरू किया तो उस डॉक्टर साहब का भी फेल कर गया, सब लोग उसी के यहाँ जाने लगे।
और तो पूरे डॉक्टर्स का मीटिंग हुआ दरभंगा में, सारे सर्जन्स का कि भाई उसको कैसे डाउन किया जाए, बताइए। कुछ पढ़ा लिखा जानते, कहा कि और उसका एक उपाय सोच लिया लोगों ने। उसके बाद गया कहने कि देखो भाई, तुम्हारी सफलता से हम लोग बहुत प्रभावित है, हम लोग को गर्व है तुम्हारे ऊपर, तुम प्रैक्टिकल तो बहुत जानते हो लेकिन थ्योरी नहीं जानते, तो ऐसा करो थोड़ा थ्योरी भी तुम कुछ जानते हो, कुछ किताब पढ़ लो लेकर के। किताब पढ़ लोगे तो क्या होगा, तुम और अच्छे सर्जन हो जाओगे। वह किताब पढ़ने लगा, जब किताब पढ़ने लगा तो ऐसा उलझ गया किताबों पढ़ने में, इतना इम्पोर्टेंट उसमें बताया जाने लगा उसमें कि अगर एनेस्थेसिया देना है कितना दीजिएगा तो वह होगा, उतना दीजिएगा तो वह होगा, वैसे दीजिएगा, वैसे चीरिएगा तो वह हो जाएगा, वैसे कि वह उलझ गया उसकी प्रैक्टिस। तो ग्रामर की संभवतः वही भूमिका है। ग्रामर में गए वही तो ग्रामर को मैं भूल गया था। वही अंग्रेजी वाले लोग क्या पढ़ाते हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ाते हैं, कैरेक्टर स्केच पढ़ाते हैं करके, और ग्रामर पढ़ाते हैं। इस कारण से लड़कों को अंग्रेजी नहीं आती है। मैं कई अंग्रेजी का हमारे बच्चे हैं खैर सामने में, अपने कलीग लोग कहते थे कि भाई आपके अंग्रेजी पढ़ाने का ढंग बिल्कुल गलत है, अंग्रेजी लोग पढ़ा देते हैं उसके। अच्छा, सभी बच्चे टाइप, हम तो बहुत मेमोराइज करते थे बच्चों को, तो नामी इंस्टीट्यूशन में मैं पढ़ाया हूँ सब जगह, सभी टाई वाले स्कूल में जाते हैं, क्योंकि लिटिल स्टार अंग्रेजी आती ही नहीं उनको। मैं कहा कि भाई आप इतना पढ़े, आप अंग्रेजी मीडियम से पढ़े, तो आगे वही कारण पढ़ाने का ढंग ठीक नहीं है जिस तरह से अंग्रेजी। तो खैर नहीं पढ़ाया तो मैं आपको बता दूंगा, पंकज जी के आप सभी दुलारे हैं, प्यारे हैं, और पंकज जी मेरे प्यारे हैं, स्टाफ भी हमारे प्यारे हैं, तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, उसका पूर्ण फंड बता दूंगा मैं, आप अच्छे अंग्रेजी की जानकारी, लैंग्वेज आपका शुद्ध लिखिएगा और वह शुद्ध लिखिएगा, ठीक है, वही शुद्ध लिखना है। और कुछ बताइए। मौका है दस्तूर है तो आज निभाएंगे भी हम, मायूस चेहरों पे हंसी को लाएंगे भी हम, बैठे हो तो आओ हमारा साथ दो यारो, इस जश्न को साथार बनाएंगे भी हम। अब हम बात करेंगे आगे, पंकज सर तथा राजबिहारी सर हमारे सामने हैं, और आज हमारे मेम जो पंकज सर के गुरु माता थी आज नहीं आई हैं, कुछ कारणवश नहीं आई हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि राजबिहारी सर को ही मेम के स्थान पर आप अंगवस्त्र तथा गुलदस्ता देकर के सर की कृपा तो पूरे बिहार पर रही है, बिहार में सर के जैसे सम्मान तो बिग हैंड फॉर हर प्लीज Just we all got different justifications of examination patterns, labels, and how to write in our civil service examination. What is the criteria by which we can qualify our examination? तो आज हम लोगों ने सर से सर से बहुत सारी चीज को सीखा, एग्जाम का क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्या सिलेबस है, सारे बहुत सारी चीजों को सीखा जो अनएक्सपेक्टेड कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतने इजी वे में हम सभी को इतने गागर में सागर हम लोग दे दिया जाएगा, हम लोग सीख जाएंगे और जान जाएंगे। और आगे इस प्रोग्राम में हम पंकज सर से रिक्वेस्ट करेंगे आए, और आप प्लीज वर्ड ऑफ थैंक्स पे कुछ बताएं, कहें, और उसके बाद फिर हम समाप्ति को आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। और दोनों गुरु हमारे पास आके हमारे स्टूडेंट के बीच में अपनी अच्छी बातें बताएं, और आई थिंक आप सभी से लाभान्वित होंगे। हम इकोनॉमिक्स में दो चीज़ पढ़ते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब किसी राष्ट्र की जीडीपी बढ़े तो सब लोग कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज नोन एज ग्रोथ, एंड ग्रोथ प्लस चेंज इक्वल टू डेवलपमेंट। चेंज इन व्हाट? Change standard of living, education, health, sanitation, etc. When you listen lectures of a scholar, then it will automatically change in yourself, and that will definitely be having listened this lecture today.
when I was studying Patna University, I studied under the supervision of Dr. Asghari sir, Saroj madam, N.K. Chaudhary, Vinay Kant, Dr. K.C. Sinha, so many teachers of Patna University who has been the scholar of that time. आज हम एक टीचर को याद कर रहे थे, हमारे एक टीचर थे विनय कंठ, जिन्होंने हमें गेम थ्योरी सिखाया। हालांकि हमको बहुत दौड़ाया। क्यों? क्योंकि वो मेरे डिपार्टमेंट के नहीं थे, वो बीएन कॉलेज मैथमेटिक्स के थे और हम इकोनॉमिक्स से थे। बार बार जाते थे, लेकिन व्यस्तता थी, लेकिन एक दिन उन्होंने समय दिया। तो जब किसी से सीखना हो तो झुकना पड़ता है। लाइफ में हमेशा झुकना सीखे, झुकाना नहीं सीखे। और खासकर शिक्षक के सामने झुकने में, पेरेंट्स के सामने झुकने में कोई बुराई नहीं है। यदि इस चीज को अपने आप में लाते हैं तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। हम तो हमेशा लोगों को लाइफ में कुछ बताते हैं जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा। अब वो क्वालिटी नहीं रही, लेकिन मैं 2000 का पास आउट, 20-22 साल हो गया ग्रेजुएशन किए हुए। तो एक लंबा वक्त गुजारा मैंने यूनिवर्सिटी में और मैंने अच्छे से टीचरों से सीखा। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा के अंदर पीएचडी कर रहा था, जो कि इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को करते थे। तो कुछ बातें लोग किताबों में सीखते हैं और कुछ अनुभव से सीखते हैं। जैसे सर हम अनुभव लेते हैं। मैं भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में एक किताब लिख रहा हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे उसी समय से इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के प्रॉपर वे किताब खोजते थे, लेकिन पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिला। तो मैंने सोचा, और सर का आशीर्वाद कि सर हमारे शाही सर जो हैं मदद कर रहे हैं, और जगह जगह जहाँ पे गलतियाँ होती है, बहुत सारे फैकल्टी मैंने जो दिन से पढ़ा जो भी हैं उसको मैंने अपना लिखा हुआ चीज दिया, कुछ गलतियाँ कुछ सजेशन देते हैं। और आप लोगों में भी से बहुत सारे बच्चे होते हैं, अभी भी जो है ईगो होता है, हम तो सर से ही जाते थे। हो सकता है किसी मामले में, जैसे सर ने क्या कहा, आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन आप अनुभव नहीं होता है, इसलिए कभी कभी लोग रास्ता भटक जाते हैं। इसलिए हम या पेरेंट्स जो बातें, जैसे कभी कभी आप गलतियां करते हैं तो पेरेंट्स डांटते हैं तो शायद हमको बुरा लगता है, लेकिन जब कल कि आप पेरेंट्स बनते हैं तब वो दर्द समझ में आता है। हम लोग अपने दोस्त से बता रहे हैं, एक पेरेंट्स 5 बच्चा को पाल लेता है, लेकिन एक पेरेंट्स को जो है 2 मम्मी पापा को 5 भाई मिलकर नहीं पाल पाते हैं। लेकिन जो इस तरह से करते हैं लाइफ में कभी न कभी धोखा खाते हैं। इसलिए पेरेंट्स और गुरु सर्वोपरि है। आज हम भले शिक्षक हैं, बहुत सारे बच्चे हम पढ़ाते हैं, लेकिन हमेशा सर लोग के पास जाते हैं जो इनसे भी पढ़े, रिटायर कर गए। हमारे इनके चौधरी हैं, प्रिंसिपल रहे पटना कॉलेज के, जाते हैं, कहते हैं व्यस्त हैं, बाद में आना। हालांकि हम भी व्यस्त हैं, फिर भी जाते हैं। तो जब है कि होता क्या है कि बहुत सारे कंट्री सामत सेन है, बहुत सारे कंट्री में प्रोफेसर रिटायर ही नहीं करते हैं। यूनिवर्सिटी का मानना है कि अगर वो आशीर्वाद दे देंगे, देख लेंगे, लड़का बहुत आगे बढ़ जाएगा। मेरा भी मानना है कि बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उनको रिटायरमेंट नहीं करना चाहिए, यूनिवर्सिटी कैंपस में रहना चाहिए। बच्चे उनके शरण में कुछ न कुछ सीखेंगे। रिटायरमेंट किस में, टीचर्स को किस बात का रिटायरमेंट? क्या अचानक को रिटायर किया गया था? अंतिम समय तक गुरु थे। शिक्षा हमारे क्या अच्छे शिक्षक की कमी है, लेकिन हम भी कुछ कंट्री गए हैं, जैसे साउथ कोरिया, चाइना और काठमांडू। मैं जहाँ गया, जिस यूनिवर्सिटी में गया, इंडियन प्रोफेसर जरूर मिलते हैं। अब बिहारी का लक्षण है कि चपरासी से लेकर प्रोफेसर आईएएस तक सबसे अधिक होता है। सोच लीजिए, बिहार की अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस निकलते हैं। जिस दिन अगर यहाँ व्यवस्था ठीक हो जाएगा ना, जगह लोग नहीं मिलेगा। सोच लीजिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन एक समय था पटना विश्वविद्यालय का भी कि जब लोग 40 बच्चे का बैच होता था तो सर लोग पूछते थे, देखिए तो किसका नहीं हुआ है, सबका कहीं न कहीं हो जाता था, क्योंकि बच्चे भी पढ़ने वाले होते थे। और जब से व्हाट्सएप आया है, ये मोबाइल आया है, ये पढ़ाई बच्चों को बिगाड़ दिया है। सही बताए थे, आजकल हम लोग को रात रात हमें लिखना पड़ता है, पीडीएफ बनाना पड़ता है। बच्चे खाली ऐसे करके देखते हैं। हम लोग 10 पेज का पीडीएफ बनाने में 12-15 दिन लगा देते हैं, 1 घंटा पहले पढ़ दिए सर। इसलिए जब तक आपका राइटिंग स्किल नहीं डेवलप होगा, यूपीएससी कैसे निकलेगा? यूपीएससी की बात करते, जैसे सर ने कहा ना, राइटिंग स्किल लिखते हैं, एक बार गलती हो, 2 बार गलती हो, लेकिन बार-बार गलती की दिक्कत है। एक लाइन तो नहीं पढ़ा जाए, लेकिन जो शिक्षक होते हैं, एक बार याद रखिए, जिस तरह से बच्चे को तुतलापन अच्छा लगता है ना, तो जो बच्चे लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो जो शिक्षक होते हैं उसको अच्छा लगता है। याद रखिए, कभी कभी हम लोग देखते हैं अच्छा लिख के नहीं आते हैं, फिर भी टॉप कर जाते हैं। हम जब पीजी कर रहे थे तो हमारा एक डिसर्टेशन था, टॉपिक था
प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ए केस स्टडी ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। सभी प्रिंसिपल से हम लोग उस समय इंटरव्यू लेने जाते थे। शिवांद्र सर उसमें वाइस चांसलर थे, उनसे भी लेने गए, वो नहीं मिले। फिर गवर्नर मिलने को तैयार हो गए। तब हमारे भगवान सर थे, चौधरी सर थे, डेवलपमेंट ऑफिसर थे, पीजी हेड थे। मैंने कहा, तब फिर बोले हमको नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि हमारे पास हमेशा लोग पैरवी करने के लिए आते हैं, आप क्वेश्चन पूछने आए। तो मैंने उससे क्वेश्चन किया कि सर यूनिवर्सिटी को और किस तरह से विकसित किया जाए। मैंने उस डिसर्टेशन को पूरा किया था। तो पीजी में, जब हम पीजी में पढ़ते थे तो गवर्नर से मिलने चले गए। तो लोग, जैसे लोगों को डर लगता, हम लोग जब ग्लोबलाइजेशन में पीएचडी कर रहे थे तो मनमोहन सिंह से मिल के आए। टॉपिक पूछा किस लिए मिलना चाहते हैं। हमारा एक मित्र फारूक है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, किस लिए मिलना चाहते हैं। तो पढ़ाई से संबंधित पक्का मिलेंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह अच्छे प्रोफेसर रहे। इसलिए शिक्षक हमेशा अच्छे स्टूडेंट्स की तलाश करते हैं। जब आप किसी से सीखना हो और झुक के सीखते हैं तो शिक्षक भी इंसान होते हैं, आपको आशीर्वाद नहीं देते हैं। जैसे महाभारत में भी कहते थे ना भीष्म पितामह दुर्योधन से कि तुम भी जाके आशीर्वाद ले लो युधिष्ठिर से, तो शायद विजय भव का आशीर्वाद देते बोले थे। आप लोग महाभारत देखें, पढ़ते हो, इतिहास कर रहे हैं। इसलिए मैं तो हमेशा बताता हूँ इस तरह की चीजें, और बहुत खुशी है कि हमारे सर ने बहुत ही आसान भाषा में आप सभी के सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। सर लोग रिटायर्ड कर गए हैं, लेकिन रिटायर्ड व्यक्ति को बहुत बहुत अनुभव होता है। जैसे एक असफल आईएएस को बहुत अनुभव होता है ना, एक असफल आईएएस को बहुत अनुभव होता है हम कहाँ गलती किए। ऐसा लोग इतने दिन रहे, बहुत बार एक लंबे समय तक कहाँ इंटरव्यू लेना जाना, तो हम लोग का अनुभव कम है और सर का अनुभव ज़्यादा है। टेक्निकली हम एडवांस हो सकते हैं, लेकिन अनुभव में भी वे पुअर हैं। इसलिए सर लोग को बुलाएं कि आपको अपना अनुभव शेयर करें। सर लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया, और थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप राष्ट्रवादी सर, आपने आया और बच्चों का आशीर्वाद दिया। और फ्यूचर में जब हमारी बुक की पब्लिकेशन होगी, बड़ी फंक्शन होगी, उसमें हम सभी अपने जितने भी गुरु हैं जो हैं तभी तक हैं, मैं सभी को बुलाने का प्रयास करूंगा, ताकि जो है हमको उन सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो। थैंक यू सर। और जैसा कि आज के प्रोग्राम में हम लोग बहुत सारे चीज़ों को देखा, सारे हमारे शिक्षाविद, और मैं क्लास में भी आप लोगों को बोलता हूँ, जैसे पहली बार पंकज सर से मुलाकात हुई, इन्होंने हमें बोले कि आप प्लीज मेरे साथ भी आए, तो मैं पहले दिन से आप लोगों को बताते आ रहा हूँ कि आप लोग लिखने में प्रयास करें, मोबाइल और पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए। हम फर्स्ट डे से ही आप लोगों को ये डिनाई करो, इसी के कारण अभी हम जस्ट साहिल सर से भी क्वेश्चन किए, इंट्रोगेशन आपके तरफ से मैंने रखा कि सर बच्चों में जो प्रॉब्लम आ रही है, लिखने की समस्या जो आ रही है। देखो जब मैं IITM इंडियन इंस्टीट्यूट टीचर्स मैनेजमेंट जो पटना है, उसमें मैं MBA की जब क्लास ले रहा था, तो वहां पर भी यही प्रॉब्लम थी। जब हम लिखाने की बात करते तो बच्चे लोग सर लिखवाइएगा, 2 पेज लिखवाइएगा, ऐसी हालत थी। आप लोगों को भी मैं उसी दिन से बोलते आ रहा हूँ, बाबू लिखने पर आप प्रयास करें, लिखने की आप कोशिश करें, क्योंकि पढ़ाई का सबसे मेन स्रोत क्या है, जो हम लोगों ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ा, क्या पढ़ा? पहले पढ़ो, सोचो और फिर लिखो। This is the 3 pillars by which we can grasp unexpected way of writing as well as understanding. तो हम यदि 3 पिलर पे काम कर लें, तो मुझे लगता है कि 3 पिलर हमारे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट जरूर हो सकता है। तो आज से आप ये करें, पीडीएफ के चक्कर में ना जाएं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई आने के बाद आपको भी पता है, जब आप जस्टिफिकेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको महसूस हो जाएगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या पढ़ाई होती थी। बोर्ड पे मायने सी बात है, हमारे सर 10 बार रगड़ करके खली चौक से पढ़ाते थे, समझाते थे। और आज ऑनलाइन में क्या है, गलती से कोई बच्चा पूछा तो पूछा, नहीं तो 10 सब लोग शांत रहते हैं। तो उससे आपकी कहीं ना कहीं आप समझ जाइए कि आपका एक बैरियर तैयार हो रहा है, ना कि आप बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत बड़ा बैरियर तैयार हो रहा है।